एड्रीनल मेड्यूला करते हैं। आपको पता है किडनी होती है हमारी और उसके ऊपर क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड होता है। और एड्रीनल ग्लैंड के अंदर क्या होता है, बाहर बिल्कुल उसका कैप्सूल होता है, उसके अंदर कॉर्टेक्स होता है, उसके अंदर मेड्यूला होता है। कॉर्टेक्स जो होता है उसके फर्दर 3 लेयर्स होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और उनके एंजाइम, उनके जो भी हार्मोन्स होते हैं, उनकी बीमारियां वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। और मेड्यूला जो होता है वो अंदर होता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, और इसमें से क्या प्रोड्यूस होता है, एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। कॉर्टेक्स की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर तो ये अगेन आपको ये दिखाया हुआ है, कैप्सूल है और अंदर क्या है, मेड्यूला है, और उसके दरमियान में ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होती हैं, ग्लोमेरुलोसा होता है, फेसिकुलाटा होता है और जोना रेटिकुलरिस होता है। ग्लोमेरुलोसा जो बाहर की तरफ होता है वो एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है, और जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। और इसके अलावा फेसिकुलाटा जो होता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसमें कॉर्टिसोल आता है हमारा। और बिल्कुल जो रेटिकुलरिस होता है ना, इसमें से सेक्स स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं विच एक्चुअली कंटेन्स द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा प्रोड्यूसेस द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जोना फेसिकुलाटा प्रोड्यूसेस द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड जोना रेटिकुलरिस प्रोड्यूसेस द सेक्स स्टेरॉइड्स। सबसे पहले हमने बात करनी है हाइपर कॉर्टिसोलिज्म की, कुशिंग सिंड्रोम की। उसमें क्या होगा, जोना फेसिकुलाटा में से जो कॉर्टिसोल होगा ना, इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी बॉडी में, ठीक है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए ना हमारा कॉर्टिसोल काम क्या करता है हमारी बॉडी में। जब इसके काम का पता चलेगा तो फिर ही हम बता सकते हैं कि अगर कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, ठीक हो क्या। तो कॉर्टिसोल के फंक्शंस देख लेते हैं। तो कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में क्या कर रहा होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा होता है, मीन्स दैट ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा होता है इन नीड्स ऑफ स्ट्रेस। जब हमें स्ट्रेस पड़ता है, हमें ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमें ग्लूकोज बना के देता है, ठीक है। इनहिबिटरी एक्शन होता है इसका इंसुलिन पे इनहिबिशन होती है इसकी, विच स्टॉप्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ग्लूकोज इनटू द सेल्स, ठीक है। तो एज अ होल क्या हो रहा है, ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा करेगा ये कॉर्टिसोल। इसका डायरेक्शनल फंक्शन वेरिएशंस होती हैं। हमारे दिन के टाइम क्या होता है, जब मॉर्निंग होता है तो उसमें कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हो रहा होता है, हमारी स्ट्रेस एक्टिविटीज़ को कोप अप कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम रात होती है तो उसका जो कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन होती है वो उस तरह से नहीं होती, इस वजह से हम स्ट्रेस को इतना फेस नहीं कर सकते रात के टाइम, ठीक है। और नो डायर्नल चेंज इन द कुशिंग सिंड्रोम, ये इन्होंने वैसे बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये है कि मतलब कुशिंग सिंड्रोम की हम बात करने लगे हैं तो उसमें डायर्नल वेरिएशंस ख़राब हो जाएंगी ना एज सच। उसके बाद कॉर्टिसोल का एज अ होल अगर हम देखें तो एडिपोज टिश्यूज़ पे क्या कर रहा होता है, ये फ़ैट की ब्रेक डाउन कर रहा होता है, ठीक है। फ़ैट की ब्रेक डाउन कर रहा होता है। बोन का क्या कर रहा होगा, बोन की फॉर्मेशन को कम करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारी बोन को, उसके जो मास होगा, उसकी जो मिनरल्स होंगे उनको कम करेगा, उसकी फॉर्मेशन को रोकेगा, ठीक है। लिवर में क्या कर रहा था, ग्लूकोज की जनरेशन, ये हमने पढ़ लिया। मसल्स में क्या कर रहा है, ये मसल्स के अंदर अमाइनो एसिड्स को नहीं जाने देता। एज अ होल ये हमारी ब्लड के अंदर क्या कर रहा है, प्रोटीन्स जो हैं उनकी अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको इंक्रीज़ करके रख रहा है, ठीक है। ग्लूकोज को इंक्रीज़ करके रख रहा है, फ़ैट्स को इंक्रीज़ करके रख रहा है, ठीक है, ताकि इन नीड्स ऑफ स्ट्रेस सारी जो मटीरियल्स हैं वो यूज़ हो सके। पेंक्रियाज पे क्या कर रहा होता है, ये हमने कहा कि इंसुलिन को इनहिबिट कर रहा होता है, पेंक्रियाज में से इंसुलिन रिलीज़ हो रही होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, हमारी मेमोरी और अटेंशन को इंक्रीज़ कर रहा है, ब्लड शुगर इंक्रीज़ कर रहा है, हाइपरटेंशन करवा रहा है, मतलब नॉर्मल हाइपरटेंशन, ये इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर है, ठीक है। और सेंसिटिविटी टू पेन को कम करता है ये, ठीक है। और हमारी इम्यून सप्रेशन करता है, तो ये इसके काम होते हैं। अब सप्रेस कर देगा, इम्यून सिस्टम सारा सप्रेस कर देगा तो क्या होगा, इम्यून सप्रेशन हो जाएगी ना, डिजीज़ होना शुरू हो जाएंगे पेशेंट्स। तो ये कुशिंग सिंड्रोम का एक पेशेंट है और इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, फेस उसका बहुत ज़्यादा हैवी हुआ हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, ट्रंकल ओबेसिटी हो जाती है, इस रीजन में ओबेसिटी स्टार्ट हो जाती है, ट्रंकल ओबेसिटी, ठीक है। और क्या होता है, एब्डोमिनल स्ट्राई होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हो, एब्डोमिनल स्ट्राई है, ठीक है। और एज अ होल मैंने बताया कि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाता है थ्रू द अल्फा 1 रिसेप्टर्स, एपिनेफ्रिन की रिलीज़ को ज़्यादा करवाता है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है। टू कोप अप इन द स्ट्रेस एपिनेफ्रिन रिलीज़ करवाता है जिसकी वजह से अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो हाइपरटेंशन होगी। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होगी इन पेशेंट्स में, क्योंकि मैंने बताया कि ये बोन की रिसॉर्प्शन करवा रहा होता है और इम्यून सप्रेशन मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे लोगों को इस तरह से ये प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब मून फेसिस क्यों होता है, बफलो हेम्प क्यों होती है, ट्रंकल ओबेसिटी क्यों होती है, ठीक है, क्योंकि फ़ैट टूट रही है, ठीक है, फ़ैट टूट रही है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे फ़ैट डिपोजिशन हो रही है, ठीक है, एज अ होल। तो इस वजह से इस तरह के पेरेंट्स आती है हमारी, इस तरह के पेरेंट्स आती है हमारे पेशेंट्स की, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि मैंने आपको बताया मसल्स इसमें वीक हो जाते हैं, ठीक है, मसल्स इसमें वीक हो जाते हैं। देखिए आर्म एंड लेग्स उसके बहुत पतले पतले हो चुके हैं, ब्रूज ईजीली,
ठीक है। और बफलो हम्प है, रेड चीक्स हैं, एब्डोमिनल स्ट्राया है, वो मैंने बता दिए। अच्छा, ऐसा होल क्या हो रहा है कि मसल वीकनेस होगी। मसल वीकनेस क्यों होगी, मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन्स जो होती हैं उनको, अमाइनो एसिड्स को, प्रोटीन्स को मसल्स में नहीं जाने देती, उनको कहती है ब्लड में रहो, तो मसल्स वीक होंगे ना ऐसे लोगों के। तो इस तरह से कुछ जगहों पे फैट की डिपोजिशन हो रही है, जैसे ये बफलो हेम्प आपको पीछे की तरफ नज़र आ रहा है, ठीक है, ट्रंकल ओबेसिटी नज़र आ रही है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से फ़ैट टूट रही है, ठीक है, यूटिलाइज हो रही है। ठीक हो गया। तो ये हमने देख लिया एड्रीनल कॉर्टेक्स की सारी लेयर्स को, और कॉर्टिसोल, ये हाइपर कॉर्टिसोलिज्म हमने शुरू किया हुआ है, कुशिंग सिंड्रोम। इधर हम पहुँचे हैं, यहाँ तक हमने कर लिया है। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे इसकी, कि पेशेंट की जो यूरिन का कॉर्टिसोल लेवल होगा वो इंक्रीज़ हुआ होगा, उससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को हाइपर कॉर्टिसोलिज्म है, ठीक है। और कॉजेज़ इसके क्या होते हैं, अब क्यों कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो हमने देखना है। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज़ कर रहा होता है, कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है तुम ACTH रिलीज़ करो, क्या, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ACTH कहाँ पे जाके एक्ट करेगा, जोना फेसिकुलाटा पे, और वहाँ से क्या रिलीज़ करवाएगा, कॉर्टिसोल। ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी को पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर बन जाए, जैसे कि हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में देखा भी था, ACTH सेक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा बन जाए, तो उसकी वजह से जो है क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा कि कॉर्टिसोल के ऊपर ज़्यादा मतलब स्टिमुलस आएगा और कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ होगा। इसी तरह अगर किसी को फॉर एग्जांपल एड्रीनल का ही कोई ट्यूमर है, ठीक है, एड्रीनल का ही अपना ही कोई ट्यूमर है, प्राइमरी एड्रीनल एडिनोमा है, हाइपरप्लेजिया है, कार्सिनोमा है, तो फिर भी क्या होता है कि कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब कि या तो ट्यूमर यहाँ पर है या ट्यूमर यहाँ पर है, ठीक है। और ये होता है कि जो है पैरानियोप्लास्टिक ACTH सेक्रेशन, फॉर एग्जांपल बंदे के यहाँ पे कोई मसला नहीं है, लेकिन कोई और कैंसर वगैरह है, फॉर एग्जांपल लंग कैंसर है, उसमें से ACTH रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है, एक्टोपिक ACTH प्रोडक्शन। तो ये कॉजेज़ हम देख लेते हैं बुक से। तो सबसे पहला कॉज होता है एक्सोजनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जैसे आपको पता है जो एथलीट्स होते हैं वो कितने ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं अपनी मसल की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, तो वो सब कुछ। तो अब क्या होगा, एक्सोजनस स्टेरॉइड्स लेने वाले जो होंगे एक्चुअली क्या कर रहे होंगे, इसकी वजह से जो स्टेरॉइड्स बाहर से ले रहे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बायलेटरल एड्रीनल एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है। स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो स्प्रेस कर देते हैं ACTH सेक्रीशन को। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो बाहर से स्टेरॉइड्स ले रहा है, ठीक है, स्टेरॉइड्स बाहर से ले रहे हैं, तो अब वो स्टेरॉइड्स क्या करेंगे, जब वो इंक्रीज़ करेंगे इन अमाउंट, क्योंकि बाहर से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो वो हमारे पीछे जाएंगे ACTH के ऊपर, उसके रिसेप्टर्स को जाके नेगेटिव फीडबैक देंगे कि हम ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज़्यादा हैं, प्लीज़ तुम रिलीज़ होना बंद हो जाओ। ACTH कम होगा तो उसके रिजल्टेंटली क्या होगा, कॉर्टिसोल कम होगा। कॉर्टिसोल कम होगा मीन्स दैट वो कैसे, मतलब कॉर्टिसोल जो होगा वो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि वहाँ से ACTH होगा वो स्टिमुलेट करना बंद कर देगा, ठीक है। ACTH जो होगा वो स्टिमुलेट जाके कम कर देगा उसके रिसेप्टर्स को, जहाँ पे ACTH ने जाके बाइंड करना था जोनल फेसिकुलाटा में, एड्रीनल कॉर्टेक्स में, ठीक है, उसको जाके मतलब ACTH जब कम हो जाएगा ना, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि वहाँ से स्टिमुलस कम हो जाएगा ACTH का, ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट जो है कॉर्टिसोल जो होगा वो बाद में जो है वो कम हो जाएगा। नेगेटिव फीडबैक की वजह से अब क्या होगा, एड्रीनल एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और ये उसकी वजह से एक्सोजनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से कुशिंग सिंड्रोम होगा। फिर होता है प्राइमरी एड्रीनल, ये मैंने आपको बता दिया कि एड्रीनल में ही कोई एडिनोमा, हाइपरप्लेजिया या कार्सिनोमा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एट्रोफी ऑफ द अनइन्वॉल्व्ड एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। इसमें भी यही होगा ना कि फॉर एग्जांपल एक एड्रीनल ग्लैंड की जो है ना ट्यूमर है, ठीक है, और उसने जो है ना कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ करना शुरू किया हुआ है। कॉर्टिसोल फिर जाके ACTH को स्प्रेस करेगा, ACTH स्प्रेस होगा तो और अल्टीमेटली जो दूसरा वाला एड्रीनल ग्लैंड होगा ना, दूसरा वाला एड्रीनल ग्लैंड, उसको कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, और वो जो होगा एक साइड का क्या होगा, एट्रोफी हो जाएगी दूसरे ग्लैंड की, ठीक है। तो याद रखना है एक्सोजनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में बायलेटरल एड्रीनल एट्रोफी होगी, क्योंकि दोनों को नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इफेक्ट होगा, और एक अगर एड्रीनल ग्लैंड का कोई ट्यूमर चल रहा है तो दूसरे एड्रीनल ग्लैंड के अंदर एट्रोफी स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर ACTH सेक्रेटिंग एडिनोमा जो है इसमें भी बायलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। नोटिस करें कि यहाँ पे एट्रोफी हो रही है एक साइड की, ठीक है, इन दोनों साइड्स की, यहाँ पे तो है एक साइड की एट्रोफी हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपरप्लेजिया हो रहा है। क्यों, क्योंकि ACTH का अपना ट्यूमर है, ACTH बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, उनमें तो ACTH स्प्रेस हो गया था ना नेगेटिव फीडबैक की वजह से, यहाँ ACTH बहुत ज़्यादा है, उसने एड्रीनल हाइपरप्लेजिया करवा दिया, ठीक है।
ठीक है। तो कुशिंग सिंड्रोम ही है, लेकिन हो क्या रहा है, डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं। किसी में एक साइड का एड्रीनल एट्रोफी है, किसी में दोनों साइड्स की एड्रीनल एट्रोफी है, किसी में क्या हो रहा है कि एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो गया, इस तरह से, ठीक है। पैरानियोप्लास्टिक एसीटीएस से, तो इसमें भी बायोलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। खुद सोचें ना, कंसेप्ट की बात है। अब एसीटीएच बहुत ज़्यादा हो गया, जब एसीटीएच बहुत ज़्यादा होगा तो एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होगा, जब एसीटीएच कम हो जाएगा तो एड्रीनल एट्रोफी हो जाएगी बिकॉज ऑफ नो स्टिमुलस फ्रॉम देयर, ठीक है। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि डेक्सामेथासोन देते हैं बाहर से, ठीक है। हम इसकी अब डिटेक्शन करने लगे हैं किसी को कुशिंग सिंड्रोम है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, हाई डोज डेक्सामेथासोन देते हैं, जो कि एक्चुअली कॉर्टिसोल का ही एनालॉग होता है, स्टीरॉइड होता है, ठीक है। जो क्या करेगा, एसीटीएच को सप्रेस कर देगा, ठीक है, बाय द पिट्यूटरी एडिनोमा कॉर्टिसोल लेवल्स डिक्रीज, ठीक है। यही होगा ना कि हम बाहर से डेक्सामेथासोन देंगे, वो जब नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एसीटीएच को सप्रेस करेगा इन केस ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है। उस केस में वो कम हो जाएगा, तो कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो जाएंगे, जब एसीटीएच कम होता है कॉर्टिसोल कम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को एक्टोपिक एसीटीएच प्रोडक्शन हो रही है, मतलब कि अब एसीटीएच की प्रोडक्शन पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से नहीं हो रही, तो हम बाहर से डेक्सामेथासोन देंगे, तो नेगेटिव फीडबैक तो ब्रेन को जा रहा होगा ना, ठीक है। तो वो ये होगा कि उस केस में एसीटीएच ब्रेन वाला एसीटीएच कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ वाला नहीं होगा। स्मॉल लंग कैंसर वाला है ना, यहाँ वाला एसीटीएच कम नहीं होगा, तो इस वजह से कॉर्टिसोल रिमेन हाई रहेगा। तो इससे हमें ये पता चल जाता है डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट से कि वेदर द पेशेंट इज़ हैविंग द पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से एसीटीएच प्रोड्यूस हो रहा है या एक्टोपिक एसीटीएच प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करता है। अब ये होता है हाइपर एल्डोस्ट्रोनिज्म। इसको देख ले, एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज़ हो रहा था, ज़ोना ग्लोमेरुलोसा से। यहाँ से हमने कर लिया, कुशिंग सिंड्रोम यहाँ से था, कॉर्टिसोल एक्सेस था, या हमारे पास पिट्यूटरी का कोई ट्यूमर था, या हम बाहर से एक्सोजेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे थे, या ये था कि टॉपिक एसीटीएच प्रोडक्शन हो रही थी, या ये हो रहा था कि इसका ही कोई ट्यूमर था। ये 4 हमने डिफरेंट कॉजेज़ पढ़े हैं जिसमें कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है और कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। हमने बात करनी है ज़ोना ग्लोमेरुलोसा में से जो एल्डोस्टेरोन रिलीज़ हो रहा होता है। अब एल्डोस्टेरोन जो होता है वो क्यों ज़्यादा हो जाता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है ना हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरोन का। तो एड्रीनल ग्लैंड होता है ना, उसमें क्या होता है, ज़ोना ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है। और ये क्या कर रहा होता है कि ये इसके काम क्या होते हैं कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहा होता है। क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है किडनी में। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में ये क्या करता है, सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन उसके ऑपोजिटली क्या कर रहा होगा, पोटेशियम एंजियोटेंसिन सिस्टम का भी एक हमारे एल्डोस्टेरोन पूरा सिस्टम होता है जिसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है अगर बॉडी में हाइपोटेंशन चल रही हो, ठीक है। तो ये उसका भी पार्ट होता है एल्डोस्टेरोन। तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो है, इसको हम कौन सिंड्रोम कहते हैं, कौन सिंड्रोम, इसका दूसरा नाम हमें याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एल्डोस्टेरोन एक्सेस हो जाता है। अब जब एक्सेस होगा तो क्या होगा, हमें अभी इसके जो देखे हैं इसके फंक्शंस, तो हाइपरटेंशन होगा सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में, इसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, ठीक है। और पोटेशियम क्योंकि बाहर जा रहा है तो हाइपोकैलीमिया हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि पोटेशियम के साथ जो है हाइड्रोजन भी आयंस भी बाहर जा रहे हैं तो मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इन्होंने नीचे यही बताया हुआ है कि एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा होता है, इंक्रीज़ कर रहा होता है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को, सिक्रीट कर रहा होता है पोटेशियम को और हाइड्रोजन आयंस को, कहाँ पे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे और कलेक्टिंग डक्ट पे, ठीक है। अब जब सोडियम जो है एब्जॉर्ब होगा तो उसकी वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। अब जो प्राइमरी होता है ना, प्राइमरी मीन्स के वो जो मैंने आपको एड्रीनल कॉर्टेक्स दिखाया था उसमें ज़ोना ग्लोमेरुलोसा में के अंदर ट्यूमर था, ठीक है, एड्रीनल एडिनोमा था, ड्यू टू एन एड्रीनल एडिनोमा, स्पोरेडिक एड्रीनल हाइपरप्लेसिया एंड एड्रीनल कार्सिनोमा, जैसे वो हमने कुशिंग सिंड्रोम का देखा था ना कि उसी में कोई ट्यूमर था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि एक साइड पे ट्यूमर था और उसने हमारे एसीटीएच को जगह एक्सप्रेस किया, दूसरी साइड का एट्रोफी हो गई, ये हो रहा था ना। अब यहाँ पे भी ये होगा कि एड्रीनल एडिनोमा मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका, ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है कि एड्रीनल एडिनोमा की वजह से क्या होता है, एल्डोस्टेरोन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन जो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा रिलीज होना शुरू है, ट्यूमर है ना। और एड्रीनल हाइपरप्लेसिया भी हो सकता है, एड्रीनल कार्सिनोमा भी हो सकता है, लेकिन वो लेस कॉमन कॉजेज़ हैं, ठीक है। करेक्टराइज्ड बाय हाई एल्डोस्टेरोनिज्म
मतलब हाई एल्डोस्टेरोन होगा, लो रेनिन होगा, ठीक है, रेनिन कम होगा, क्योंकि जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा ना तो हमारा रेनिन जो सिस्टम होगा वो उसको नेगेटिव फीडबैक जाएगी कि ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज़ है, प्लीज़ तुम चुप हो जाओ, तुम स्टॉप हो जाओ, ठीक है। सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होगा कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की वजह से होगा ये, ठीक है, कि प्राइमरी में क्या था कि वही ट्यूमर बना हुआ था, और सेकेंडरी में क्या है कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेशन है, और वो कहाँ पे होती है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम सारा किडनी होता है ना उसमें इन्वॉल्व मोस्टली, तो उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, फॉर एग्जांपल रीनो वेस्कुलर हाइपरटेंशन, ठीक है, तो कैरेक्टराइज बाय हाई एल्डोस्टेरोन एंड हाई रेनिन। तो यही डिफरेंस होता है प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का, जो आपको अभी पता चला है कि प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होगा, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा, ठीक है, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा, रेनिन कम होगा नेगेटिव फीडबैक की वजह से, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी जो होगा ना हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, उसमें क्या होगा, एल्डोस्टेरोन जो होगा वो हाई होगा, एल्डोस्टेरोन हाई होगा रेनिन की वजह से, और रेनिन भी हाई होगा, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी एबनॉर्मेलिटी ही ये है कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है कि वहाँ पे रेनिन कम था, यहाँ पे रेनिन ज़्यादा है। फिर हमने बात करनी है जिसमें ना हमारे सेक्स स्टेरॉइड ज़्यादा हो जाते हैं, अब वो कौन सी ऐसी स्टेट होती है वो हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने कुशिंग सिंड्रोम देखा है और कौन सिंड्रोम देखा है, ठीक है। कुशिंग में क्या था, कॉर्टिसोल ज़्यादा था, कौन में क्या था, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा था, ठीक है। अब आता है कि जिसमें हमारा सेक्स स्टेरॉइड ज़्यादा होंगे, सेक्स स्टेरॉइड्स क्यों ज़्यादा होते हैं, उसके एक ही केस होता है जो हमने पढ़ना है, ठीक है। देखिए पैथवे नॉर्मल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्रेग्नेलोन बनाता है, और ये 3 पैथवेज होते हैं, एक पैथवे में हमारा कॉर्टिसोल बन रहा होता है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा होता है, दूसरे पैथवे में वी हैव द कॉर्टिसोल प्रोडक्शन, और तीसरे पैथवे में क्या हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें कि वी डोंट हैव द 21 हाइड्रोक्सीलेज, कंजेनिटल एब्सेंस होती है इस एंजाइम की, 21 हाइड्रोक्सीलेज नहीं होता। अब 21 हाइड्रोक्सीलेज नहीं होता ना तो ये वाला पैथवे नहीं चलता, एल्डोस्टेरोन भी नहीं बन रहा होता इन लोगों में, कॉर्टिसोल भी नहीं बन रहा होता, बन क्या रहा होता है, सारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो इस पैथवे में चला जाता है, और टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है इन लोगों में, ठीक है। अब खुद सोचिए जिन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होगी, एल्डोस्टेरोन कम होगा, तो अब क्या होगा, सारा उसका जो वो जो सिस्टम था सोडियम एब्जॉर्प्शन का वो नहीं होगा, सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, पोटेशियम रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा बॉडी से सारा, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो भी क्या होगा, रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, सॉरी सोडियम जो है वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, और पोटेशियम और हाइड्रोजन जो होगा वो क्योंकि एल्डोस्टेरोन रिलीज़ कर रहा था और वो बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएंगे। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बिल्कुल ऑपोजिट कंसेप्ट बोल दिया। अच्छा, अब क्या होगा कि एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसे लोगों में क्या होगा, सारा उनकी बॉडी से सॉल्ट निकल जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, पोटेशियम और जो हाइड्रोजन होंगे वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे आइंस की फॉर्म में, तो हाइपरक्लीमिया हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करें कि कॉर्टिसोल नहीं है इन लोगों में, तो इन लोगों में कॉर्टिसोल ना होने की वजह से, क्योंकि कॉर्टिसोल जो होता है ये हमारी ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है ना, मेजर इसका ये भी काम होता है, तो ऐसे लोगों में बहुत सीवियर हाइपोटेंशन हो जाती है। और सेक्स स्टेरॉइड ज़्यादा होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, टेस्टोस्टेरोन अगर फीमेल्स में फॉर एग्जांपल ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, उनके जो क्लाइटोरिस होगा वो इलार्ज हो जाएगा, ठीक है, प्रिकॉशन प्यूबर्टी हो जाएगी मेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आएंगी, एक्सेस एंड्रोजेंस होंगे, कॉर्टिसोल नहीं होगा, एल्डोस्टेरोन नहीं होगा, क्यों, 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है। अब ऐसे लोगों में जब कॉर्टिसोल नहीं होगा ना, तो कॉर्टिसोल नहीं होगा तो वो हमारे फीडबैक भेजेगा पिट्यूटरी को कि प्लीज़ ACTH रिलीज़ करो, ठीक है, वो ACTH रिलीज़ करेगा, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, एड्रीनल हाइपरप्लेसिया हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी ACTH ज़्यादा होता है वो हमारे एड्रीनल हाइपरप्लेसिया करवा देता है, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। तो ये कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेसिया में मेन प्रॉब्लम किस पे आ रही है, 21 हाइड्रोक्सिलेज में, ये पढ़ लीजिएगा, सेम वही जो है मैंने बताया है, ठीक है। फिर आती है एड्रीनल इनसफिशिएंसी, कि अब क्या होगा, एड्रीनल हार्मोन्स है ही नहीं, ठीक है। पहले हमने देखा जिसमें कुशिंग सिंड्रोम था, कॉर्टिसोल ज़्यादा था, फिर हमने देखा जिसमें कौन सिंड्रोम था, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा था, फिर हमने देखा सेक्स स्टेरॉइड ज़्यादा थे, ठीक है। तीनों हमने जो एड्रीनल कॉर्टेक्स, तीनों फेसिकुलाटा जोना जो है ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलाटा रेटिकुलरिस, तीनों की हमने प्रॉब्लम्स पढ़ ली जिसमें वो एक्सेस में रिलीज़ हो रहे थे। अब क्या होगा, लैक ऑफ एड्रीनल हार्मोन्स है ही नहीं, ठीक है। और ज़्यादातर ये किस में होता है, वाटर हाउस फिल्ट्रेशन सिंड्रोम, ये आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने माइक्रो में, नज़ीरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि एक्यूट इनसफिशिएंसी होती है,
क्या होता है कि इस इन्फेक्शन की वजह से जो मोस्टली होता है यंग चिल्ड्रन में, DIC की वजह से जब पूरी बॉडी में कोगुलेशन हो रही होती है और साथ में ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है, तो क्या हो रहा होता है कि हेमोरेजिक नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है एड्रिनल ग्लैंड की। मतलब एड्रिनल ग्लैंड्स इसमें जो है इफ़ेक्ट होते हैं। जब एड्रिनल ग्लैंड्स ख़त्म हो जाएंगे ना, तो क्या होगा, उसके सारे हार्मोन्स कम हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। और अब वो जब कॉर्टिसोल रिलीज़ नहीं करेगा तो उसी तरह हाइपोटेंशन होगी, जिसकी वजह से पेशेंट डेथ की तरफ जा सकता है। क्रोनिक इंसफिशेंसी वो एक्यूट इंसफिशेंसी की कॉज थी, जो नेज़िरिया मेनिंजाइटिस था, जिसमें वाटर हाउस फिल्ट्रेशन सिंड्रोम हो रहा था। अब दूसरा होता है क्रोनिक इंसफिशेंसी, कि बहुत अरसे से क्या हो रहा है कि एड्रिनल इंसफिशेंसी चल रही है। दैट इज़ एडिसन्स डिजीज़, जो आप पढ़ते आ रहे हो। कुशिंग सिंड्रोम एक तरफ पढ़ते हो, दूसरी तरफ एडिसन्स डिजीज़ पढ़ते होते हो ना, ड्यू टू प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। उसमें क्या था, एक्यूट इंसफिशेंसी थी, इसमें प्रोग्रेसिव है। कॉमन कॉजेज़ क्या है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाए, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है क्रोनिक इंसफिशेंसी की, कि ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो है वो उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है। टीबी की वजह से, और ये किस में होगा, टीबी की वजह से डेवलपिंग वर्ल्ड में, जहाँ पे पुअर हाइजीन वगैरह होती है, ठीक है। और मेटास्टेटिक कार्सिनोमा, जो कि लंग्स के अंदर से आ रहा होता है। मतलब एज अ होल क्या हो रहा है कि क्रोनिकली जो एड्रिनल इंसफिशेंसी होगी इसमें टीबी की वजह से, या हम क्या करें, कोई ऑटो इम्यूनिटी हो रही है बॉडी में, या मेटास्टेटिक कार्सिनोमा, ठीक है, जो आके हमारे एड्रिनल ग्लैंड को ख़त्म कर देगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, हम खुद सोच लें, हाइपोटेंशन, ठीक है, कॉर्टिसोल नहीं है, हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया मीन्स उसी तरह हमारा क्या होगा, एल्डोस्टेरोन नहीं होगा, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोवोलीमिया, हाइपरक्लेमिया, उसकी वजह से वीकनेस, हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन क्यों होती है, क्योंकि जब कॉर्टिसोल कम हो जाता है ना, उसके रिजल्टेंटली क्या होता है, ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो आपको पता है ACTH के साथ साथ हमारे मेलानिन का भी पाथवे स्टार्ट हो जाता है। तो मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ऐसे लोगों में, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं वो ब्लैक हो जाएंगे मेलानिन की वजह से। कुशिंग सिंड्रोम का आपको मैंने पेशेंट दिखाया था, किस तरह से ब्लफ़ी सा होता है, मतलब कहते हैं मोटा मोटा सा होता है, ठीक है, फ्लफ़ी सा। अब जो एडिसन्स होंगे ना, उनके तो बिल्कुल ही वो वीक हो गए होते हैं, उनकी बिल्कुल अपोजिट जो है वो पेरेंट्स होती है, ठीक है। तो ये एडिसन्स डिजीज़ का बिफोर वाला पेशेंट है, और ये आफ्टर वाला है। वेट लॉस है, हाइपर पिगमेंटेड है, ठीक है। फिर एड्रिनल मेड्यूला की बात कर लेते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स हमने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एड्रिनल मेड्यूला आता है। तो एड्रिनल मेड्यूला के अंदर क्या होते हैं, क्रोमाफिन सेल्स होते हैं, जो नेस्ट न्यूरल कैर सेल से ड्राइव होते हैं, ठीक है। मेन फिजियोलॉजिकल सोर्स ऑफ कैटेकोलेमीन्स, क्या बना रहे होते हैं क्रोमाफिन सेल्स, आपके कैटेकोलेमीन्स बना रहे होते हैं, एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन, ठीक है। मतलब एड्रिनल मेड्यूला के अंदर क्रोमाफिन सेल्स हैं, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैटेकोलेमीन्स, एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन, ठीक है। ये इन्होंने सिंपल से बताया हुआ है। फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होगा, इन जो क्रोमाफिन सेल्स होंगे इनका ट्यूमर बन जाएगा, सिंपल सी बात है। और जब इनका ट्यूमर बन जाएगा तो वो जो एल्डोस्टेरोन कह रही हूँ, एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन के लेवल्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ज़्यादा होंगे तो सारे फीचर्स उनकी वजह से आ रहे होंगे। और आपको पता है कि वो जो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है उसके क्या क्या साइंस होते हैं, ठीक है। ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, ठीक है। सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा हो गई है, हाइपरटेंशन हो गई है, हेडेक हो गया, पैल्पिटेशंस, टेकिकार्डिया, स्वेटिंग, ठीक है। सारा उसको मतलब दिल भी ऐसे हो रहा होगा, धक धक कर रहा होगा, और साथ में क्या होगा कि इसमें सीने आ रहे होंगे, इस तरह से सारे सिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से। डायग्नोज्ड बाय द सीरम मेटानेफ्रीन्स। अब हम क्या चेक करते हैं, मेटानेफ्रीन्स चेक करते हैं, ठीक है। सीरम में मेटानेफ्रीन्स होती हैं, जो एक्चुअली इनके मेटाबोलाइट्स होते हैं कैटेकोलामीन्स के। और यूरिन के अंदर क्या हो रहे होते हैं, मेटानेफ्रीन्स और विनाइल मेंडेलिक एसिड आ रहा होता है, ठीक है। आपको पता है ना, ये इसका जो एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन का पाथवे होता है, जिससे मेटाबोलाइज होकर हमारे यूरिन में रिलीज़ हो रहे होते हैं, उसमें मेटानेफ्रीन होती है और विनाइल मेंडेलिक एसिड होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों में क्योंकि ये दोनों ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली उनके सीरम के अंदर भी मेटानेफ्रीन ज़्यादा होंगी, और उनके यूरिन के अंदर मेटानेफ्रीन और विनाइल मेंडेलिक एसिड जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ट्रीटमेंट इसका क्या होगा कि हम सिंपली क्या करते हैं कि ट्यूमर को एक्साइज कर देते हैं। कैटेकोलामीन्स जो होती हैं वो ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं अपॉन द मैनिपुलेशन ऑफ द ट्यूमर, ठीक है। may लीक इनटू द ब्लड स्ट्रीम अपॉन मैनिपुलेशन ऑफ द ट्यूमर, मतलब वो नीचे लीक हो सकती हैं फिनो। और इसके अलावा क्या है
कि फिनॉक्सीबेंजामीन, ठीक है, ये क्या होता है, अल्फ़ा ब्लॉकर होता है, मतलब कि हमने सिम्पैथेटोलिटिक ड्रग्स यूज़ करनी है, एडमिनिस्ट्रेड पेरी ऑपरेटिवली टू प्रिवेंट अ हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है। मतलब ये जो कैटेकोलामीन्स वो कह रहे हैं कि हम जब ट्यूमर निकाल रहे होते हैं ना, तो उस दौरान क्या होता है, कैटेकोलामीन्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है वो ऑब्वियसली बहुत एकदम से अटैक आएगा उसको। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं कि अल्फ़ा ब्लॉकर्स देते हैं शुरू में, ताकि वो रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें कि अगर ये रिलीज़ भी हों तो अपने रिसेप्टर पे जाके काम ना करें और वो सारा सिम्पैथेटिक हाइपरटेंसिव क्राइसिस ना शुरू कर दें, ठीक है। ऑफन फॉलोज द रूल ऑफ 10, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यूज़ के लिए कि फिर ये जो फियोक्रोमोसाइटोमा होता है ना, इसमें रूल ऑफ 10 फॉलो होता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि 10% बायलेटरल होते हैं, मीन्स दैट जो 90% होंगे वो यूनिलेटरल होंगे, ठीक है, यूनिलेटरल होंगे। 10% फेमिलियल होते हैं, मीन्स दैट 90% स्पोरेडिक होंगे। 10% मैलिग्नेंट होते हैं, मीन्स दैट 90% ये बिनाइन होते हैं, तंग नहीं करते। 10% जो है ये एड्रीनल मेड्यूला के बाहर होते हैं, मीन्स दैट 90% केसेस में एड्रीनल मेड्यूला के अंदर ही होते हैं, क्योंकि क्रोमाफिन सेल्स हमारे सिर्फ यहाँ पे नहीं होते, आपको पता होगा कि ये हमारी दूसरी चीज़ों में भी होते हैं, दूसरी जगहों पे भी होते हैं क्रोमाफिन सेल्स, तो वहाँ पे भी ट्यूमर बन सकता है ना। तो ब्लैडर वॉल और ऑर्गन ऑफ द जकर कैंडल है और इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में भी हो सकते हैं। तो 10% बायलेटरल, 10% फैमिलियल, 10% मैलिग्नेंट, 10% आउटसाइड द एडेनोमेडुला, ठीक है। और ये एसोसिएटेड होते हैं मैन 2A एंड मैन 2B के साथ, ठीक है, और बॉन हिपल लिडॉयड डिजीज़ के साथ और न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के साथ। मैं आपको दिखा देती हूँ VHL में क्या हो रहा होता है। देखिए, CNS इफेक्ट हो रहा होता है, किडनी से इफेक्ट हो रही होती है, किडनी ट्यूमर आपको पता है ना VHL एसोसिएटेड होता है, और रीनल ग्लैंड्स का ट्यूमर होता है और पैंक्रियास का, तो रीनल ग्लैंड्स इसका पार्ट होते हैं, इसका ट्यूमर होता है फियोक्रोमोसाइटोमा। फिर मैन 1 मैन 2A और मैन 2B, ठीक है। मैन 1 अभी मैन 2A की और 2B की बात करते हैं। मैन 2A और 2B में दोनों में आपको क्या मिल रहा है, फियोक्रोमोसाइटोमा जो हमने देखा है, ठीक है। दोनों में आपको क्या मिल रहा है, मेड्यूलरी थायरॉइड कार्सिनोमा मिल रहा है। याद है हमने देखा था एमाइलॉइड स्ट्रोमा होता है, मेड्यूलरी और C सेल्स का ट्यूमर होता है, कैल्सिटोनिन ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है, तो ये वो वाला ट्यूमर है। और मैन 2A में जो चीज़ है वो पैराथायरॉइड हाइपोप्लेजिया है, ठीक है, पैराथायरॉइड मेड्यूलरी के साथ पैराथायरॉइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2B में मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन्स का ट्यूमर होता है, न्यूरोमास होते हैं, ठीक है। तो ये मैन 2B हो गया। मैन 1 जो होता है ना, इसमें कौन सी चीज़ होती है, मैन 2A से रिजेंबल करने वाली पैराथायरॉइड हाइपरप्लेजिया, ठीक है। और अलग इनमें क्या होते हैं, पिट्यूटरी और पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स, ठीक है। PPP, इसमें तीनों P हैं, PPP पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, पैंक्रियास, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ आए, पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड और पैंक्रियास। और 2A जो है उसमें भी हैव द, मतलब 2A 2B में दोनों में फियोक्रोमोसाइटोमा और मेड्यूलरी है, लेकिन 2A में पैराथायरॉइड है रिजेंबलिंग द मैन 1, और मैन 2 जो होता है इसमें क्या होता है, न्यूरोनल ट्यूमर्स होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर।